झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं। दरभंगा में हम लोग 2 साल से इस इंतजार में हैं जो अब एम्स बनेगा, अब एम्स बनेगा। Meanwhile, कहा हुआ है भैया? कहाँ खोज रहे हैं? एम्स खोज रहे हैं? कहाँ है? यही तो है एम्स। ये तो खाली खेत है भैया। अरे वो दिल्ली में बोले थे, तो दिल्ली से बिहार आने में 10-20 साल का समय लगेगा, उसके बाद बन जाएगा। बस। बिहार एक ऐसा राज्य जिसे इंडियन सिविलाइजेशन का झूला कहा गया, द क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। एक ऐसा राज्य जहां पर इंडियन रिपब्लिक की नींव रखी गई। एक ऐसा राज्य जिसने भारत को गुप्ता और मौर्य एम्पायर ही नहीं दिया, बल्कि बुद्धिज्म और जैनिज्म की शुरुआत यहीं से होती है। अरे जब यूरोप और अमेरिका में किसी तरह के सिविलाइजेशन नहीं थे, तब हमारे बिहार में उदंतपुरी, विक्रमशिला और नालंदा जैसे टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। ये वही बिहार है जो एंसेंट इंडिया में पावर हब, फाइनेंशियल हब, एजुकेशन हब और रिलीजियस हब हुआ करता था। लेकिन इस राज्य को जातिवाद, डर्टी पॉलिटिक्स और खराब एजुकेशन सिस्टम की ऐसी लत लगी कि ये भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में आ गया है। आज बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है, सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनली गरीब बिहार में रहते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना के बराबर है। और ये सब हुआ कैसे, इसी को तो समझना है। बिहार के पीछे होने के मेजर 3 रीजन है। पहला है हिस्टोरिकल रीजन। भारत की कई प्रॉब्लम्स की तरह ये प्रॉब्लम भी अंग्रेजों के टाइम से ही शुरू होती है। 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस के रीजन में एक नया टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत आपके खेत में पैदावार कम हो, ज्यादा हो या ना हो, लेकिन आपको इन अंग्रेजों को उतना ही टैक्स देना है। अब चाहे उस साल बाढ़ से आपकी फसल बर्बाद ही क्यों ना हो गई हो या सूखा क्यों ना पड़ गया हो, आपको इन अंग्रेजों को उतना ही टैक्स देना है, वरना जमींदार आपकी जमीन हड़प लेंगे। इसी एक्ट को कहा गया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इसी के साथ जो भी जमींदार थे वो सब अपर कास्ट के थे, तो इससे हुआ ये कि अपर कास्ट के पास बहुत सारी जमीन हो गई और फार्मर्स लैंडलेस हो गए। इस एक्ट को आजादी के तुरंत बाद ही अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन इनकम का गैप तब तक बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और कुछ चंद लोगों के पास बहुत सारी जमीन हो गई थी और एक बहुत बड़ा तबका लैंडलेस हो चुका था। लेकिन ऐसा नहीं था कि आजादी के बाद बिहार बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, नहीं, ऐसा नहीं था। आजादी के वक्त बिहार में इंडस्ट्रीज काफी अच्छे से ग्रो कर रही थी। उस वक्त पूरे इंडिया में 66 शुगर फैक्ट्रीज थी, जिसमें से 33 अकेले सिर्फ बिहार में थी। बिहार अकेले पूरे इंडिया का 40% शुगर रिक्वायरमेंट पूरा करता था। इतना ही नहीं, बिहार के बोकारो और जमशेदपुर में सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री थी। कोडरमा माइका माइन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी माइका रिजर्व है, बिहार में ही थी। लेकिन आज अगर सिर्फ शुगर इंडस्ट्रीज का हाल देखा जाए, तो जहां पहले वो इंडिया की 40% रिक्वायरमेंट को पूरा करती थी, आज वो मात्र 4% कंट्रीब्यूट करती हैं। और प्रेजेंट टाइम में बिहार में मात्र 11 शुगर मिल्स ही ऑपरेशनल है। अरे क्या हुआ भैया? क्या खोज रहे हैं? अरे नहीं नहीं, यहाँ आसपास कहीं शुगर फैक्ट्री दिखा रहा था, दिख नहीं रहा है। अरे भैया, हुए तो है चीनी मिलवा भैया, ये शुगर फैक्ट्री है, ये तो खंडहर दिख रहा है। अब क्या बता भैया, जो है सो यही है। आइए दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं, चीनी उनी मिलता है क्या यहाँ पे? लेकिन ऐसा हुआ क्या कि ये सारे इंडस्ट्रीज बिहार से बाहर हो गई? तो इसका रीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत आपकी इंडस्ट्रीज इंडिया में कहीं भी हो, आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। अब आप ही बताओ, अगर आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा एकदम कम कर दिया जाए, तो आप फैक्ट्री बिहार में लगाओगे कि महाराष्ट्र में लगाओगे? ऑफ कोर्स आप महाराष्ट्र में लगाओगे, क्योंकि वहां से आपको सी रूट का एक्सेस मिल जाएगा। और हुआ ऐसा ही, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बिहार छोड़कर कोस्टल स्टेट्स में चली गई। इतना ही नहीं, ये पॉलिसी वन साइडेड थी, यानी कि हमारा मिनरल महाराष्ट्र में कम रेट में पहुंचता था, लेकिन अगर महाराष्ट्र का ऑयल बिहार में आएगा तो उस पर यह पॉलिसी नहीं लागू होगी। अब इससे होता यह था कि कोयला, माइका और भी मिनरल्स बिहार के होते थे, लेकिन वो डेवलपमेंट दूसरे स्टेट्स का कर रहे थे। और जब 1993 में इस पॉलिसी को हटाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिहार एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट से कंज्यूमर स्टेट में कन्वर्ट हो चुका था, और जो कुछ भी बचा था वो 2000 में झारखंड के बंटवारे के साथ खत्म हो गया। आजादी के बाद से बिहार और पाकिस्तान में एक चीज कॉमन रही है, और वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। बिहार ने 70 साल में 40 अलग अलग सरकारें, 23 चीफ मिनिस्टर्स और 8 बार प्रेसिडेंट रूल देखा है। बिहार में शुरू से ही इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही है कि सतीश प्रसाद सिंह सिर्फ 5 दिन के लिए बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और जो 15 साल से बिहार के सीएम है, वो तो अपनी कुर्सी बचाने और गठबंधन जोड़ने में ही लगे रहते हैं। अब जिस राज्य में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी, तो वहां पर जो भी गवर्नमेंट आएगी, वो लॉन्ग टर्म प्लान जैसे कि अच्छा एजुकेशन सिस्टम, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे बनाएगी। उसका तो यही प्लान रहेगा कि छोटे टाइम में जनता को खुश कर दो, ताकि उसकी जाति वाले उसे वोट दे सके। जी हाँ, बिहार में लोग जाति देख कर ही वोट देते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप सब हमको वोट दीजिए, हम गांव में रोड बढ़िया बनवाएंगे, जच्चा बच्चा के लिए स्कूल बनवाएंगे, आप सबके लिए हम हॉस्पिटल खुलवाएंगे। अच्छा है भाई, अच्छा, क्या घंटा अच्छा है। आप हमको वोट दीजिए। तुमको कहा वोट दे भाई? अरे अरे, हम आप ही के जात के हैं ना जी। क्या?
अब गवर्नमेंट चाहे जिस भी पार्टी की रही हो, बिहार में अच्छा एजुकेशन सिस्टम या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्शन में सिर्फ ख्याली पुलाव जैसे मुद्दे रह गए हैं। और यहाँ पर जाति वाली राजनीति यहाँ के लोगों में इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि यहाँ के नेता जब इलेक्शन आता है तो अच्छे एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं जातीय समीकरण बनाने। बिहार में जाति इतनी ज्यादा मायने रखती है कि 1990s के दौरान जब पूरे भारत में ग्लोबलाइजेशन आया और सारे स्टेट्स अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे थे और देश में जगह जगह इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोले जा रहे थे, ताकि जो भी कंपनीज वहां हैं उन्हें टैक्स में छूट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फैसिलिटीज दी जाए ताकि वो अच्छे से ऑपरेट कर पाए। उस समय लालू यादव जो बाद में चल के बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो विकास नहीं सम्मान चाहिए का नारा दे रहे थे। और पूरे भारत में इस वक्त 232 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, लेकिन बिहार में एक भी नहीं है। और जब इसको लेकर नीतीश कुमार से पूछा गया कि कंपनियां बिहार में आती क्यों नहीं है, तो उनका जवाब कुछ ये था। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लेकिन सिर्फ बिहार ही तो एक लैंडलॉक स्टेट नहीं है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सब भी तो लैंडलॉक स्टेट्स है और इन सारी जगहों पर बिहार से ज्यादा इंडस्ट्रीज है। तो नीतीश कुमार जी का ये बोलना कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है इसलिए कंपनी यहाँ पर नहीं आती है, ये बस एक बहाना है। असली मकसद तो कुर्सी बचाना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल 900 मिलियन यूएस डॉलर के एक्सपोर्ट होने का पोटेंशियल है, अगर हम बिहार में ड्राई पोर्ट बना लेते हैं तो। लेकिन ये ड्राई पोर्ट होता क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ड्राई पोर्ट सी पोर्ट से बहुत दूर बना एक कंटेनर स्टोरेज एरिया होता है, जिसे हम सी पोर्ट से बाय रोड, रेलवे या रिवर ट्रांसपोर्ट से जोड़ देते हैं। अब जो सी पोर्ट्स होते हैं उन पर कई सारे कार्गोज आते जाते रहते हैं, तो वहां कंजेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोरेज की कमी रहती है। तो इस चीज से बचने के लिए हम सी पोर्ट से कई किलोमीटर दूर हम एक ड्राई पोर्ट बनाते हैं, जहां पर हम कंटेनर्स को कुछ समय के लिए रखते हैं, फिर उनको किसी मीडियम से सी पोर्ट तक ट्रांसफर कर देते हैं, जहां से वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बिहार में आपको एक भी ड्राई पोर्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में नदियों की कमी है। बिहार में 21 मेजर रिवर्स हैं, जिसमें गंगा जी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद भी बिहार में ना एक ड्राई पोर्ट है और ना ही वाटर को मैनेज करने के सही तरीके। बिहार की आबादी 12 करोड़ है, जिसमें से 80% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। और इन 21 बड़ी नदियों के मिसमैनेजमेंट से बिहार के 28 जिलों में हर साल बाढ़ आता है। और मुझे शॉकिंग ये लगा कि बिहार का 65% एरिया ड्रॉट अफेक्टेड रहता है, यानी कि सूखा पड़ा रहता है। गजब हाल है यार, आधा राज्य पानी में डूब रहा है, आधा राज्य पानी के बिना मर रहा है। और एक और बात बता दूं, बिहार में इतनी सारी नदियां हैं, तब भी बिहार में सिर्फ 50% एरिया के पास ही इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, यानी यहाँ की बड़ी पॉपुलेशन अभी भी भगवान के भरोसे ही खेती करती है। जबकि महाराष्ट्र में जहां पर 5 मेजर रिवर्स हैं और वो बिहार से साइज में ही बड़ा है, वहां पर 90% से ज्यादा एरिया के पास इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब जिस राज्य में इतनी बड़ी आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो और वहां पर इरिगेशन का ऐसा हाल रहेगा तो क्या ही कह सकते हैं। और इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी से दो प्रॉब्लम सामने आती है, पहला गरीबी और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन या फैक्ट्री लगाने में दिक्कत। बिहार में 83% किसान मार्जिनल फार्मर में आते हैं, यानी कि उनके पास 1 हेक्टेयर से कम खेत है और इसके बड़े हिस्से में लैंडलेस लेबरर आते हैं। यहाँ पर 30% से ज्यादा किसानों के पास खुद की जमीन नहीं है। 15% ऐसे हैं जिनके पास इतनी ही जमीन है कि वो सिर्फ अपना पेट पाल सकते हैं। तो ऐसे में बिहार का छोटा किसान अपने आप को अपग्रेड कैसे करेगा जब उसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। ऊपर से ज्यादा छोटे किसान होने की वजह से लैंड होल्डिंग साइज भी छोटी हो जाती है, यानी कि अगर किसी कंपनी को यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है और उससे 50 एकड़ जमीन चाहिए, तो उसी 50 एकड़ में 100 लोग आ जाएंगे और उन 100 लोगों को मनाना कि वो अपनी जमीन दे दे, ये बड़ा टीडियस काम हो जाता है। तो ना इसकी वजह से फैक्ट्रीज लग पाती हैं और खेती से इतनी पैदावार होती नहीं है कि कुछ अच्छा कर पाए। और एजुकेशन सिस्टम का हाल तो इन दो टॉपर्स ने बता ही दिया। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। तो इस वजह से बिहार की जनता सिर्फ एक साइड से गरीब नहीं है, बल्कि मल्टीपल साइड से गरीबी है और इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनली गरीब। और यही मल्टी डायमेंशनली गरीबी हमें हमारे तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की तरफ लेकर चलती है, जो कि है साइकोलॉजिकल रीजन। बिहार के 60% विधायक के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, ऊपर से 40% के ऊपर तो हीनियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, लेकिन तब भी इनकी सत्ता बनी हुई है क्योंकि ये बिहार के मल्टी डायमेंशनली गरीब होने का पूरा फायदा उठाते हैं। बिहार के एजुकेशन के हालात हम सबको पता है कि वो कितने खराब हैं। बिहार में 61.8% लिटरेसी रेट है और फीमेल लिटरेसी रेट 51.8%। एसीआर के रिपोर्ट के मुताबिक क्लास 8 के 17% स्टूडेंट्स डिजिट नहीं पहचान पा रहे थे, 15% 10 से 99 के बीच में नंबर नहीं बता पा रहे थे और 1.2% इंग्लिश के लेटर्स ABCD नहीं पढ़ पा रहे थे। और ये बच्चे क्लास 8 के थे। अब जिस राज्य में एजुकेशन का ऐसा हाल रहेगा तो उनका मेंटल डेवलपमेंट कैसा होगा ये तो भगवान ही जाने। और जब लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं तो उनका जागरूक होना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अब ऐसे में वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए कौन सी पॉलिसी अच्छी है, कौन सी नहीं, कौन सा नेता उनके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं। तो उन्हें जात पात के चक्कर में फंसाए रखना काफी आसान हो जाता है, और वहां के नेता करते भी ऐसा है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर जात का चेहरा डेवलपमेंट के चेहरे से बहुत बड़ा है। अब इस चीज का फायदा उठाकर वो अपनी राजनीति करते रहते हैं। अब इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो नेता क्रिमिनल है कि नहीं है, बस अपनी जात का होना चाहिए। और बिहार में जात पात के बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है सरकारी नौकरी। अरे बबुआ, खाने में तरकारी और नौकरी हो सरकारी, बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। लिख के ले लो, लिख के। खैर, मैंने गवर्नमेंट जॉब को लेकर एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, तो इस वीडियो के बाद से आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बिहार के लोग इसलिए इतने ज्यादा अप्लाई करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी है, और एक बार वहां पहुंच गए तो लाइफ सेट है। और इसी लाइफ की स्टेबिलिटी के चक्कर में लाखों बिहारी स्टूडेंट अपने स्टेट से बाहर जाकर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, और इस वजह से बिहार गवर्नमेंट को हर साल 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है। ऐसा भी नहीं है कि बिहार गवर्नमेंट का नौकरी देने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा हो, आए दिन पेपर कैंसिल और पोस्टपोन होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ के युवा इन्हीं सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हुए नजर आ जाएंगे। और बिहार के बारे में एक और गलतफहमी है कि यहाँ से सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं। ये मैप करंट आईएएस ऑफिसर्स का होम स्टेट हर 1 करोड़ पॉपुलेशन पर दिखा रहा है, और इस मैप में बिहार को देखा जाए तो बिहार और झारखंड मिलाकर हर 1 करोड़ पॉपुलेशन में 31 आईएएस है, जो कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और भी कई इंडियन स्टेट्स से कम है। और कलेक्टिवली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं। तो बिहार का अब आईएएस वाला गौरव भी अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। और बिहार के यूथ का इतनी बड़ी संख्या में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि इसमें यूथ अपना सबसे कीमती समय दे रहा है। बिहार इस वक्त भारत का सबसे युवा राज्य है। यहाँ पर 57% से ज्यादा पॉपुलेशन 25 साल से कम एज की है, और अगर इस यूथ के पावर को सही जगह चैनलाइज किया गया तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कमा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हर 4 में से 3 युवा जॉब पाने का भरोसा खो चुका है। लेकिन अगर हम इस वक्त बिहार को इसी हाल में छोड़ देंगे तो हमें जो युवा ये एसेट नजर आ रहे हैं, बाद में हमारे लिए ही ये लायबिलिटी हो जाएंगे। बिहार इस वक्त अपने टफ टाइम से गुजर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार को इस सिचुएशन से निकाला नहीं जा सकता है। बिहार के पास कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें वो अच्छा करे तो एक डेवलप्ड राज्य बन के बाहर आ सकता है। बिहार को नेचर और हिस्ट्री ने कितना धनवान बनाया है ये बताने की तो मुझे जरूरत है ही नहीं। अगर वहां की गवर्नमेंट चाहे तो बिहार को एक अच्छे टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर सकती है। बिहार में यूथ्स की कमी नहीं है, कमी है तो अच्छे एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की, ताकि वहां के युवा गरीबी और सरकारी नौकरी के जंजाल से बाहर निकल पाए। और अच्छा एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर तो तभी आएगा जब बिहार में एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। और अगर हम लोग ऐसे ही जात पात पर वोट देते रह गए तो लाइफ की स्टेबिलिटी का तो पता नहीं, पर बिहार में गवर्नमेंट कभी स्टेबल नहीं आएगी। तो जात पात की राजनीति से ऊपर उठिए और दूरी वाला चश्मा पहनिए, ताकि जिस राज्य ने इतिहास में आज के भारत की नींव रखी कहीं वही इतिहास न बन जाए। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। जय हिंद।